नमस्कार, स्वागत है आपका फोकस न्यूज पर। शाम के 6 बज रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। कभी खुशी कभी गम के नाम पर तो कभी मनोरंजन या पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर, और सरकार के पहलू से सोचें तो राजस्व कमाने के लिए नाइट लाइफ, पब और बार फायदे का सौदा दिख रहा है। लिहाजा मुंबई पुलिस तैयारी में है कि अब रात भर मुंबई के पब और बार खुलेंगे। एक तरफ समर्थकों की दलील है कि इससे दुनिया के कई बड़े शहरों की तरह पर्यटन से लेकर व्यापार में इजाफा होगा, तो दूसरी तरफ विरोधियों के तर्क की अलग हैं। सेहत के साथ साथ समाज और कानून बिगड़ेगा तो इस नैतिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पैरोकारों के हाथों में सत्ता जो है वो फैसला लेने वाली है। तो क्या ये अहम फैसला लेने का साहस फडणवीस सरकार दिखाएगी? आज हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा, तो राय आपकी भी होगी शामिल। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस से। विवादित तरीके से हटाए गए एम्स के पूर्व सीवीओ को अपना ओएसडी बनाना चाहते हैं केजरीवाल। अनुमति के लिए प्रकाश जावड़ेकर को लिखी चिट्ठी। सांप्रदायिक ताकतों और सोच के खिलाफ पहली बार जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोले, भारतीय परंपरा का हिस्सा है धर्मनिरपेक्षता। ईसाइयों के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। कहा, हमारी सरकार का सिर्फ एक ही लक्ष्य, विकास, विकास और विकास। व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। दिग्विजय सिंह के खिलाफ जा सकते हैं कोर्ट। कांग्रेस महासचिव ने कल लगाए थे गंभीर आरोप। अमेरिका में एक हफ्ते के अंदर भारतीयों पर तीसरा अटैक। न्यू जर्सी में युवक की हत्या। सिएटल में मंदिर पर हमला। और पाकिस्तान के लाहौर में फिर आत्मघाती हमला। पुलिस लाइन में होटल के बाहर धमाका, कम से कम 8 की मौत। तो मुंबई नगर निगम पर काबिज शिवसेना मायानगरी को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के नाम पर शहर में 24 घंटे पब और रेस्तरां खोलने की पुरजोर वकालत कर रही है। पार्टी के युवा नेता आदित्य ठाकरे दावा कर रहे हैं कि 24 घंटे बार खुलने से मुंबई की नाइट लाइफ बेहतर होगी और लोगों को थकान मिटाने और मनोरंजन के लिए जगह मिल सकेगी। आदित्य ठाकरे के इस प्रस्ताव पर बीएमसी से लेकर मुंबई पुलिस तक ने अपनी सहमति जता दी है। शर्त सिर्फ ये है कि रेस्तरां और बार रेजिडेंशियल इलाकों में नहीं होने चाहिए। हालांकि इस पर भी आखिरी फैसला फडणवीस सरकार को लेना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय समाज और पुलिस पर बढ़ते दबाव के बीच मुंबई ऐसे फैसलों को तैयार है? क्या 24 घंटे बार और रेस्तरां का खुलना सुरक्षा एजेंसीज के लिए नई सिरदर्दी को जन्म तो नहीं देगा? और क्या मुंबई का ये कदम दिल्ली जैसे दूसरे महानगरों में नए रास्ते खोलेगा? इन तमाम सवालों पर हम हमारे खास मेहमानों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन लगभग 2 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाला शहर मुंबई, जहां से ये खबर आ रही है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां की जिंदगी न कभी थकती है न कभी रुकती है, दिन रात 24 घंटे इस शहर के लोग नए नए सपने देखने और उन्हें पूरा करने में जुटे रहते हैं। देशी नहीं, विदेशों तक में मुंबई शहर और यहाँ की स्पिरिट की चर्चा होती है। मुंबई को करीब से जानने वाले लोग यहाँ की जिंदगी को समय और पैसे के हिसाब से कई हिस्सों में बांटते रहते हैं। मेहनत के बाद बाहर का खाना और मौज मस्ती अगर कहें तो पार्टी करना यहाँ के हजारों लाखों लोगों के रूटीन का हिस्सा है। लेकिन कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि जो शहर देश की तरक्की में सबसे ज्यादा योगदान करता है, उस शहर में क्या पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क की तरह से रेस्टोरेंट और पब का रात भर खुलने की अनुमति देना सही है? तो क्या मुंबई पुलिस दिन की तरह से रात में भी लोगों को सुरक्षा मुहैया करा सकती है? ये सवाल है और ये हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मुंबई पुलिस दरअसल चाहती क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं शिवसेना के नेता जो आदित्य ठाकरे हैं, उन्होंने किस तरह से 24 घंटे रेस्टोरेंट और पब्स खोलने के पीछे अपनी दलील दी और अपना प्रस्ताव रखा। साफ कहा उन्होंने, हमारा मकसद मुंबई की नाइट लाइफ को बढ़ावा देने के साथ साथ मुंबई को ज्यादा सुरक्षित बनाना है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग देर रात तक घर से बाहर रहेंगे उतनी ज्यादा मुंबई की गलियां सुरक्षित रहेंगी। रात के सन्नाटे के मुकाबले भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आपराधिक वारदात कम होती है। आदित्य ठाकरे शिवसेना की युवा ब्रिगेड के नेता हैं।
तो एक तरफ आदित्य ठाकरे हैं, दूसरी तरफ मुंबई के होटल एंड रेस्टोरेंट ऑनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रेम तिवारी हैं, जिनका कहना है कि बीएमसी के इस प्रस्ताव को पर्यटन को बढ़ावा देने वाला एक कदम माना जाना चाहिए। सर, ये फैसला बहुत अच्छा है। मेनली किसके लिए किया गया है? टूरिस्ट के लिए किया है। जैसे हमारे टूरिस्ट है, आपको माना इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, सारी फ़्लाइट्स 12 बजे के बाद आती है, मिडनाइट के बाद आती है, 1 बजे 2 बजे। तो जब टूरिस्ट आता है, जो फर्स्ट टाइम इंडिया आता है, तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि 2 बजे आए कि मेरे को कुछ खाने को मिलेगा। तो ऐसा होटल रेस्टोरेंट सब बंद हो गया। यहाँ मैं एक ग्लास बियर पी सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, अभी तो कुछ नहीं। तो उसको लगता है, जो फर्स्ट टाइम लगता है कि जंगल में आ गए। उसने तो सुना है कि बॉम्बे लाइक बजिंग सिटी, 24 आवर्स बॉम्बे फुल ऑफ लाइफ। और ये इधर आके देखता है मुंबई आता देखता है कि यहाँ तो ना खाना मिल रहा है ना ड्रिंक मिल रहा है। सो इट इज़ टू इंक्रीज द टूरिज्म। तो ये वो लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं, और मुंबई पुलिस के मुताबिक उसने बीएमसी के इस प्रस्ताव को कुछ संशोधनों के साथ सरकार के पास भेज दिया है। बीएमसी के महापौर इन्होंने हमको एक खत लिखा था, जिसमें आस्थापना खुली रखने की जो समय मर्यादा है उसके बारे में कुछ मर्यादा बढ़ाने की बात कही गई थी। उसको मद्देनज़र रखते हुए पुलिस कमिश्नर साहब ने गवर्नमेंट को उसमें कुछ शिथिलता लाने के लिए एक खत भेजा है, और अभी वो गवर्नमेंट के अंडर कंसिडरेशन है। आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गलगली का कहना है कि जिस मुंबई पुलिस ने सिर्फ एक दिन 31 दिसंबर के लिए पब और रेस्टोरेंट जाने वालों को सुरक्षा देने से हाथ खड़े कर दिए थे, वो कैसे पूरे साल लोगों को सुरक्षा का वादा कर रही है। मुंबई में आज क्राइम रेट काफ़ी बढ़ा हुआ है, जो महिलाओं के साथ भी जो गलत जो हरकतें हो रही है, और पुलिस भी उसे रोकने में नाकामयाब है। बीच के दिनों में जब ऐसे मामले होते थे तो पुलिस कहती थी, सरकार कहती थी कि हम हर एक आदमी के पीछे पुलिस नहीं रख सकते। तो ऐसी स्थिति में जब पुलिस के पास बल की और इच्छा शक्ति की कमी है, तो ऐसे में 24 घंटा कोई भी संस्थान या कोई भी दुकान खोलना काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। तो 24 घंटे बार के पक्ष में नेता, शिवसेना का प्रस्ताव सहमति के पक्ष में बीजेपी एनसीपी की भी कहीं न कहीं हामी है, लेकिन फडणवीस सरकार को फैसला लेना है। फैसला क्या लेती है ये देखना होगा। ये देखना इसलिए भी दिलचस्प होगा क्योंकि 1991 में जब वहां पर पहली बार बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनी थी, तब मॉरल पुलिसिंग की बात उन्हीं की सरकार के उस वक्त के मंत्री प्रमोद जो थे उन्होंने की थी। लेकिन अब दरअसल बदलते वक्त के साथ बीजेपी और शिवसेना क्या अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही है या बदलते वक्त की जरूरत समझ रही है? तो समझने की कोशिश करते हैं हमारे तमाम खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ वरिजा बजाज हैं जो कि फैशन डिजाइनर हैं, सोशलिस्ट हैं, के गौतम साहब हैं, फॉर्मर डीसीपी हैं आप यूपी पुलिस के, रेखा अग्रवाल जानी मानी लॉयर हैं, हमेशा हमारे साथ रहती हैं इस तरह के मुद्दों पर, प्रोफेसर मनीषा कायनाडे हैं जो कि शिवसेना की लीडर हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा जी, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहूंगी कि दरअसल इसकी जरूरत अब महसूस होने लगी है, शिवसेना को नई पीढ़ी ये महसूस करती है कि ये बदलते वक्त की जरूरत है। कुछ तकनीकी परेशानी। मनीषा जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो दरअसल क्या है ये, क्यों आदित्य ठाकरे शिवसेना की यूथ ब्रिगेड को इस फैसले की, इस प्रस्ताव की जरूरत पड़ी? कुछ तकनीकी परेशानी है जिसकी वजह से मनीषा जी आपके पास वापस आएंगे। के गौतम साहब, कितना व्यवहारिक है ये? देखिए, मुंबई में सैकड़ों सालों की एक परंपरा है, ये आर्थिक राजधानी रही है अंग्रेज़ों के टाइम से ही, और वहाँ पब और बार काफ़ी रात तक खुले रहते रहे हैं, और लोगों वहाँ जो व्यापारी आते थे बाहर के, बॉम्बे के जो बड़े व्यापारी हैं, जो कलाकार हैं, और
इस तबके के लोग हैं वो वहाँ रात को मीटिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, या तमाम तरह की गतिविधियाँ चलती हैं, तो ये तो वहाँ चलता आ रहा है और वहाँ कभी ऐसा इसकी वजह से कोई क्राइम मेरी निगाह में नहीं बढ़ा है। जी। लेकिन अब उसकी अगर तरह से दिल्ली या और शहर करने लग जाएं, दिल्ली में थोड़े दिन रात में खुले थे तो तमाम वारदात हो गई थी, तो एक परंपरा को बनाने में सैकड़ों साल निकल जाते हैं। वहाँ एक सिस्टम बना और वो हम लोगों ने भी देखा, मैंने भी कई बार जाके वहाँ देखा, वहाँ कोई इस तरह की बातें थी नहीं। अब ये जो अगर इनको ये करना है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। जब आपको पैसा मिलेगा तो उसके लिए पुलिस फोर्स भी बढ़ाइए और पुलिस फोर्स ऐसी जगह पर लगाए जाएं कि जहां वारदात होने के चांस हो सकते हैं। देखिए, किसी चीज़ को बंद कर देना उसका हल नहीं है, उसका हल है उसके उपाय करना, सुरक्षा के उपाय करना और लोगों को एक निश्चित रास्ते से आगे नहीं बढ़ने देना। जी। ये मैं चाहता हूँ, मेरी राय है कि बॉम्बे पुलिस को जल्दबाजी में ये निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसकी पूरी तैयारी करने के बाद जरूरत होगी तभी सब लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ जरूरत है, और मेरे विचार से भी जरूरत हो सकती है, क्योंकि विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं जी, उन देशों में कुछ शहर ऐसे हैं कि जहाँ ये 24 घंटे मिलता है। ये सही बात है, कोई लोग मीटिंग से आ रहे हैं 12-1 बजे के बाद खाना खाना चाहें तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कहाँ परमिशन दें, कितने होटलों को परमिशन दें और वहाँ क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था हो, तो मेरे विचार से कोई इसमें आपत्ति की बात नहीं है, ये दिया जा सकता है। बिल्कुल। प्रोफेसर मनीषा कयांदे जो कि शिवसेना की नेता हैं, प्रोफेसर मनीषा, क्या मुंबई अब तैयार है? ये जरूरत अभी क्यों महसूस की जा रही है? शिवसेना को ये जरूरत कब से लगने लगी है? नहीं, देखिए, शिवसेना को ये ज़रूरत का सवाल नहीं है, ये लोगों के ज़रूरत की सवाल है। और मुंबई एक इंटरनेशनल सिटी है। मुंबई के बारे में हमेशा कहा जाता है कि इट इज़ अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स। मुंबई सिर्फ 2 घंटे सोती है रात को। ट्रेन्स चलती हैं 2 बजे तक, 1:30 बजे तक, और सुबह 3:30-4 बजे तक पहली ट्रेन छूटती है जो लोकल ट्रेन्स है। और काफ़ी सारे एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर लोग लेट तक काम करते हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। और मुंबई का नाइट लाइफ का अपना एक मज़ा है, अपना एक देखने का एक लोग देखने के लिए आते हैं। आप देखेंगे तो रात को 10 बजे वहाँ पहुँचते हैं लोग, मरीन लाइंस हो, नरीमन पॉइंट हो, काला घोड़ा हो, BKC हो। तो ये जो एरियाज़ हैं कि जहाँ लोग नाइट लाइफ एंजॉय करने जाते हैं, चाहे वो सिर्फ डिनर ही क्यों ना हो, ज़रूरी नहीं कि सभी पब में और बार में जाते हैं या ऐसे कुछ बातें हैं। तो लोगों को एक टूरिस्ट भी मुंबई में आते हैं। देखिए, मुंबई को हम अगर एक लेवल तक ले जाना चाहते हैं कि एक इंटरनेशनल सिटी है, हमने मुंबई के फ्लाईओवर्स बनाए, हमने मुंबई का जो T2 नया टर्मिनल है, इतने सारे हम मुंबई में मोनोरेल है, मेट्रो है, तो मुंबई को एंजॉय करने के लिए काफ़ी सारे लोग आते हैं जी। तो यहाँ पर अगर लोगों को अगर मुंबई एंजॉय करना है तो खाना पीना होना चाहिए। लोगों को जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे केमिस्ट हो, दूध की दुकानें हो, तो ये सब ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। और पुलिस ने भी इसको ग्रीन सिग्नल दिया है। माननीय आदित्य जी ठाकरे जो हमारे युवा प्रमुख है, तो उन्होंने ये प्रस्ताव सरकार के पास रखा है, मुख्यमंत्री जी से वो मिले हैं और ऑलरेडी पुलिस ने भी अपनी सहमति दिखाई है कि इस प्रकार का और ये BMC में भी उन्होंने प्रस्ताव रखा, क्योंकि लीगली जो करना चाहिए, जो लाइसेंसिंग है, जो टाइम है दुकानें बंद होने की, तो ये काफी सारे चीजों का उन्होंने अभ्यास किया है स्वयं जी। और इसलिए वो गवर्नमेंट के पास उन्होंने प्रस्ताव रखा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस ने कहिए जी जी क्या बता रहे थे आप? देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है? देवेंद्र फडणवीस जी ने उनकी सहमति दर्शाई है और वो इस पर अभ्यास करेंगे सरकार कि किस प्रकार से ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो सरकार ने पॉजिटिव एटीट्यूड तो दिखाया है बिल्कुल जी। और अभी भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि मुंबई का जो मेयर्स बंगलो है, वहां पर फिलहाल अभी इसी वक्त एक मीटिंग चल रही है। सारे होटल ओनर्स माननीय आदित्य जी ठाकरे से मिलने आए हैं कि किस प्रकार ये फीजिबल हो सकता है, उनकी समस्याएं क्या है, सरकार की तरफ से उनकी क्या अपेक्षा है, ये सब वहां पर चर्चा हो रही है इस वक्त जी।
बहुत बहुत इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हमारे जो वहाँ के रिपोर्टर हैं उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि जानकारी लें कि दरअसल जो, हालांकि हमने कुछ होटल एसोसिएशन के लोगों से बात की और वो पूरी तरह से आदित्य ठाकरे के पक्ष में ही नजर आते हैं। मुंबई के ज्यादातर लोग इसके पक्ष में हैं, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उनका कहना है बुनियादी रूप से ढांचा जो है, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुंबई के लिए तैयार है, क्या सरकार उसकी जिम्मेदारी लेती है, इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन वारिजा बजाज फैशन डिजाइनर है आप हमारे साथ। ये जो फैशन की दुनिया है उससे सीधा नाता है मुंबई का, और उससे भी ज्यादा ये जो नाइट लाइफ जिसकी बात की जा रही है वो भी सीधे रूप से ग्लैमर वर्ड से जुड़ी हुई है। क्या आपको लगता है वारिजा कि इसकी जरूरत मुंबई को है और इस पे किसी तरह की कोई बहस की जरूरत नहीं है शायद जो हो रही है, इस तरह से सवाल जो उठाए जा रहे हैं आपके मुताबिक? नहीं, देखिए दो अलग चीज़ें हैं। एक बात है कि ज़रूरत क्या है, दूसरी बात, और जैसे मैं बिल्कुल के गौतम जी के साथ सहमत हूँ कि हम कितने तैयार हैं, या हमारी सिक्योरिटी या पुलिस या इंफ्रास्ट्रक्चर या रिसोर्सेज, हम कितने तैयार हैं एक अच्छाई को पाने के लिए। आप दूसरी बुराई को नहीं अपनाना चाहते। तो चाहे वो दिल्ली हो या मुंबई हो, हमारी इंडस्ट्री, एक तो सिटीज़ इतनी वाइड स्प्रेड सिटीज़ हैं, ट्रैफिक है। बाय द टाइम आप अपना काम ख़त्म करते हैं 7-8 बजे, आप अपने घर पहुंचते हैं 9 बजे। आप किसी भी इवेंट में भी या किसी भी पार्टी में आज दिल्ली में भी 10:30-11 बजे से पहले आप पहुंच नहीं सकते। 12 बजे अगर शटडाउन टाइम है तो आप सोचिए कि आप कितना स्क्वीज इन करते हैं। तो इवन हमारे भी जो फैशन पार्टीज होती हैं तो वो नाम की रह जाती हैं, क्योंकि आप आधे घंटे या 1 घंटे की एक अटेंडेंस देने जाते हैं, वो एक स्टैंडर्ड नॉर्म बन गया है। एंड आई रियली वेलकम दिस डिसीजन अगर ये अप्लाई हो पाए बॉम्बे में, क्योंकि मैं बॉम्बे में भी रही हूँ। लेकिन जैसे गौतम जी ने कहा कि ये ओवरनाइट चेंज नहीं है। बॉम्बे में एक लड़की या एक औरत बहुत सिक्योर फील करती है। निश्चित रूप से वारिजा, निश्चित रूप से, लेकिन बुनियादी जो सवाल उठा रहे हैं जो लोग, वारिजा जो बुनियादी रूप से सवाल उठा रहे हैं लोग, उनका कहना है कि 2 करोड़ की आबादी मुंबई की और 40,000 पुलिसकर्मी। आर पाटिल, कल उनका निधन हो गया है, लेकिन वो उन्होंने कहा था और बार बार इस तरह की बातें आती रही हैं कि सुरक्षा कर्मी नहीं है जो सुरक्षा मुहैया करा सके। ऐसी स्थिति में सवाल यही है कि क्या बुनियादी ढांचा हमारा ये जिम्मेवारी तो पुलिस प्रशासन को लेनी पड़ेगी। और अगर वो हामी भर रहे हैं, यू हैव टू इवैल्यूएट, दोनों चीज़ें इवैल्यूएट करनी पड़ेगी कि आपका बिजनेस है, टूरिज्म है, डबल शिफ्ट में अगर उसको इतना फ़ायदा मिल रहा है या सिटी को इतना प्रोग्रेस मिल रहा है तो आपको डबल शिफ्ट पुलिस कर्मचारी रखने ज़रूरी पड़ रहे हैं। तो अगर ऑफ कोर्स द टैक्स पेयर्स आर पेइंग फॉर इट, तो अगर आपको लगता है कि एक सिटी को इतना बढ़ावा, अगर वो इवैल्यूएशन, आई थिंक वो सारे डिपार्टमेंट्स और सब लोगों को मिलके साथ में करना पड़ेगा कि अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है और अगर सिटी को इतनी प्रोग्रेस मिलती है तो क्यों नहीं। जी, बने रहिए आप रेखा जी। ये इन तमाम पहलुओं के बीच में भी अदालत में ये मामले पहुंचे हैं। दरअसल ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है, ऐसी नौबत क्यों आती है? देखिए, सबसे पहली बात तो मीना जी, अगर हम इस सिचुएशन को डिस्कस करते हैं तो हमारे संविधान में जो हर नागरिक को और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक अधिकार मिला है, वे फंडामेंटल राइट टू अर्न योर लाइवलीहुड। यानी कि अगर आप कानूनी ढंग से अपनी रोटी रोजी कमाना चाहते हैं और आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ये अधिकार है, हर भारतीय नागरिक को ये अधिकार है, अगर वो कानून के दायरे के अंदर अपने बिजनेस को करता है और आगे बढ़ाता है। परंतु उसके साथ साथ, उस फंडामेंटल राइट के साथ साथ एक राइडर भी है। वो राइडर है जिसको हम कहते हैं पब्लिक कंट्रोल ऑफ बिजनेस। तो कोई भी जो अधिकार होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है कि जी आपको ये अधिकार मिल गया अपना बिजनेस करने का, आपको ये अधिकार मिल गया, ये लाइसेंस मिल गया आपको कि आप इस अपने रेस्टोरेंट को चला सकते हैं। तो वो एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि आप उसको बेधड़क होकर जैसे मर्जी कराएं। उसके साथ में कुछ कायदे कानून जुड़े हुए हैं, कुछ कंट्रोल करा हुआ है, और वो पब्लिक कंट्रोल, जिसका जो वर्ड मैंने यूज करा है पब्लिक कंट्रोल ऑफ बिजनेस, वो इसलिए होता है पब्लिक के हित को ध्यान में रखते हुए। तो जहाँ पर ये जो रेस्टोरेंट्स है बॉम्बे के अंदर, जहाँ पे आपके बात हुई कि भी बॉम्बे में नाइट लाइफ है, लोगों को कभी सोते नहीं है, द शो मस्ट गो ऑन,
हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, सॉरी, और उसके बाद में ऐसे भी लोग हैं जो रात रात को लेट आते हैं, उनको भी कहीं पे जाने को जगह चाहिए, खाने को जगह चाहिए, केमिस्ट भी होना चाहिए, रेस्टोरेंट्स भी होना चाहिए, सारी फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। पर उसके साथ साथ हमको ये भी देखना है, बैलेंस जो हमको ड्रॉ करना है कि वो एक रिक्वायरमेंट का है कि वेदर इट इज अ लग्जरी और वेदर इट इज अ नेसेसिटी। जहां पर एक नेसेसिटी की बात करते हैं तो हर जो सिविक एजेंसी है उसको बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत है, जैसे कि रात में एक अस्पताल खुला होना चाहिए, केमिस्ट होना चाहिए, जहां पर कोई भी इमरजेंसी आए तो किसी व्यक्ति को जरूरत हो तो वहां पे जा सकता है। पर जहां पर हम रात भर अगर नाइट लाइफ को चलाने की बात करते हैं, ये कह के कि एक इंटरनेशनल सिटी के बारे में हमको सोचना है कि वहां कहाँ हमारा जो बम्बई जो शहर है वो इंटरनेशनल लेवल तक आ जाए, विदेशी लेवल तक आ जाए, उसको वो उतना रिकग्निशन मिल जाए। परंतु मैं अपने नजरिए से अगर देखूं, कानून के नजरिए से देखूं, तो ये एक जो है एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है जिसको आप बेधड़क होके और है ना बिल्कुल ऐसे कहे कि जी मेरे को तो अपना ये बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है, इसको पूरी रात चलाना है और मैं इसको रात को बंद नहीं करूंगा। और भी चीजें देखनी पड़ेगी, स्पेशली जो है सेफ्टी को देखना पड़ेगा। और जहां पे बात करें कि पुलिस कर्मियों के बारे में, तो ऑलरेडी हमारी जो पुलिस फोर्स है वो ओवरवर्क्ड है जी। और ये मुंबई पुलिस ने भी साफ कर दिया है पूरी तरह से यहाँ पे कि पब के मालिक, रेस्टोरेंट मालिक, होटल्स के मालिक, उनकी जिम्मेदारी होंगी वो उन। बिल्कुल, पुलिस ने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से हाथ पीछे कर लिया है, क्योंकि बिल्कुल सही कहा मीना जी। जो पुलिस की जो ड्यूटी है वो पब्लिक सेफ्टी को मेंटेन करना है कि जो एक आम नागरिक है उसको बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करें, सुरक्षा कैसे प्रदान करें। पर अगर आप जबरदस्ती कहेंगे कि हमको तो अपने रेस्टोरेंट को पूरी रात ही चलाना है, हमने पब्स को चलाना है, जहां पर झगड़े और की आशंका बढ़ जाती है। आप माफ करिए, देखिए अगर हम बात करते हैं कि ऐसे पब्स या रेस्टोरेंट्स में जाने वाले लोग अपर स्ट्रेटा सोसाइटी के होते हैं, जहां पर इट इज बट एक्सपेक्टेड कि जहां पर लिकर की अगर सेल होगी वहां पर पब्स वगैरह के अंदर, तो कोई भी जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। ड्रंक रैश ड्राइविंग के जो चर्चे होते हैं, हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी भी शहर की बात कर लीजिए, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, नोएडा की बात करते हैं, बॉम्बे की बात करते हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो रात को अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में निकलते हैं, नशे के तहत धो के चलते हैं। तो इन सारी बातों को भी हमको ध्यान में रखना है, पूरे पर्सपेक्टिव में देखना है। सिर्फ ये नहीं हम सोच सकते कि हमारे शहर बंबई को एक इंटरनेशनल दर्जा देना है और उसके लिए द शो मस्ट गो ऑन, क्योंकि बड़े बड़े और कंट्रीज के अंदर हम बात करें तो वहां पर ऐसे जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड होती है। एक बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और बैलेंस करने के लिए एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है, दूसरी तरफ सोसाइटी वाकई में कितनी तैयार है। हम ये मुंबई पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करा दें, लेकिन हमारी सोसाइटी, हमारा समाज दरअसल क्या उसे लेने को तैयार है? पूरी मुंबई क्या उस हिस्से में अपनी भागीदारी देखती है? वारिजा, आप क्या सोचती है इस बारे में कि वाकई में पूरी मुंबई, क्योंकि ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि बीजेपी और शिवसेना की सरकार है वहां पे। आप सोसाइटी और मुंबई सोसाइटी की अगर बात करें, तैयार नहीं, वो बहुत डेस्परेट हैं, बिकॉज वहाँ का लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि आप हर सिटी का लाइफस्टाइल होता है कि आप मे बी एक कॉफ़ी शॉप में ही जाकर यू डिस्कस बिजनेस, काफ़ी इनफॉर्मल मीटिंग्स होती हैं, हर जने के पास अपना अलग ऑफिस नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रात को खुला क्या होता है, सिर्फ 5 स्टार होटल्स। तो आप बहुत क्लियरली डीमार्क कर रहे हैं कि अगर आपको रात को मीटिंग करनी है तो आपको 5 स्टार होटल में जाके करनी पड़ेगी, जहां यू विल हैव टू स्पेंड अ सर्टेन अमाउंट। तो लोग फिर दे आर ऑलवेज डिवॉइड, तो वो कहीं ना कहीं हैम्पर होता है लाइफस्टाइल। लेकिन बॉम्बे को बहुत करीबी से मैंने खुद देखा है और मैं खुद रही हूँ, तो वहाँ के लोग बहुत डेस्परेट हैं कि फुल नाइट अवेलेबिलिटी हो ऑफ एमिनिटीज़ एंड रेस्टोरेंट्स एंड क्लब्स। तो मैं तो आई विल रियली वेलकम दिस, अगर प्रशासन और रिसोर्सेज इन फुल कैपेसिटी इस चीज की जिम्मेवारी ले सकें तो। जी, वो गौतम साहब, दैट बिग इफ ऑफ कोर्स इज देयर। जी, एक तरफ समाज पूरी तरह से वेलकम करने को तैयार है, सरकार भी एक तरह से अगर कहें कि उत्साहित है, जिस तरह की दलील शिवसेना के नेताओं की तरफ से दी जा रही है, बाकायदा बैठकें हो रही हैं। फडणवीस सरकार ने, हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम सोचते हैं, इस पे विचार करते हैं, लेकिन जिस तरह से शिवसेना के नेता कह रही हैं कि उन्होंने भरोसा जताया है कि जल्द ही ऐसा कुछ होने वाला है, और पुलिस कमिश्नर अगर कुछ कहता है तो उसके मायने हैं, बिना सरकार की मंशा के वो नहीं बोलेगा। लेकिन पुलिस कमिश्नर या मुंबई पुलिस साथ साथ ये भी कह रही है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी में हाथ ज्यादा उन लोगों को बढ़ाना है जो इस नाइट लाइफ को आगे बढ़ाने वाले हैं। देखिए, जो नाइट लाइफ के लोग हैं
उनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, क्योंकि वो सुरक्षा के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। वो ज़्यादा कुछ बाउंसर रख लेंगे कि अंदर मारपीट ना हो, अंदर गोली ना चले। जी। तो इसलिए सुरक्षा की जिम्मेदारी तो पुलिस को लेनी ही पड़ेगी, तभी उन्हें इजाज़त देना चाहिए जी। क्योंकि अल्टीमेटली पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए। वहाँ अगर अंदर बाउंसर्स होंगे या उनके सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, उनको भी ट्रेनिंग देना, उनको भी उनसे काम लेना, ये भी पुलिस का काम है। तो मेरा ये कहना है कि महज इस वजह से हम इजाज़त न दें कि हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मैं इस बात से सहमत हूँ जैसा रेखा जी ने कहा कि हर चीज़ का एक कायदे कानून भी है, हर चीज और पुलिस की जिम्मेदारी दरअसल बढ़ कितनी जाती है गौतम साहब? अगर नाइट लाइफ शुरू हो जाती है तो पुलिस की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है? संख्या के लिहाज से कितना आंकड़ा बढ़ाने की जरूरत महसूस होती है? कि बहुत बेतादाद आप नहीं दे सकते जी। जो मांग रहा है उसी को देंगे, ऐसा नहीं है जी। आपको लोकेशन देखनी है, वहाँ की सुरक्षा देखना है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है कि वहाँ ज्यादा भीड़ हो जाएगी, लोग स्टम्पीड तो नहीं हो जाएगा, या उनके लिए वॉशरूम्स हैं कि नहीं है। अब ये पैसा कमाने के लिए लोगों ने एक हॉल ले लिया और उसमें शुरू कर दिया, कोई सुविधाएं नहीं दी गई हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली पुलिस को पॉइंट आउट करना चाहिए ये 10 जगह, 50 जगह, 20 जगह ऐसी हैं कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ हम पुलिस का अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब पुलिस अगर कम है संख्या में तो वहाँ होम गार्ड्स हैं और तरह के लोग हैं, उनको ट्रेन करके रखना चाहिए। पुलिस की भर्ती ज्यादा करना चाहिए। मैं ये बार बार कहता हूँ हर स्टेट से कि पुलिस अगर संख्या, अगर जीवन ही सुरक्षित नहीं है तो काहे की सरकार है। इसलिए पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए और उनको बढ़िया ट्रेनिंग दी जाए, उनको बढ़िया यूनिफॉर्म दिया जाए, उनको तमीज सिखाई जाए, उनको लोगों से बिहेवियर करने का तरीका सिखाया जाए। तो ये मैं फडणवीस सरकार को भी रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि कोई जल्दबाजी नहीं करें। हम उसमें कोई रोड़ा नहीं अटका रहे हैं। अगर वो बॉम्बे को उस जगह ले जाना चाहते हैं, और सही बात भी है, वहाँ लाखों लोग ऐसे हैं कि रात को 12 से 2 बजे तक खाना खाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है उनके हक छीन लिया जाए, लेकिन उस पूरे कवायद किया जाए कि कहाँ कहाँ कितने कितने पुलिस रहेगी, कौन ऑफिसर रात को राउंड लेगा, कौन सड़कों पर रहेगा, सड़कों पर कोई हिट एंड रन केस ना हो जाए, सड़कों पर किसी युवती या किसी और आदमी को ऐसी बात ना हो जाए, तो वो अरेंजमेंट जरूर करने पड़ेंगे। वो अरेंजमेंट करके और तब आप अगर परमिशन देते हैं तो किसी कोई आपत्ति नहीं है। मनीषा जी, क्योंकि आपकी सरकार है बीजेपी शिवसेना की, ये तैयारी भी सरकार कर रही है, इसको लेकर भी बाकायदा कोई बैठकें हुई? जिस तरह से आप बता रहे हैं इस वक्त आदित्य ठाकरे के साथ जो एसोसिएशंस हैं होटल्स एंड बार के, उनकी बैठक हो रही है। क्या सरकार की पुलिस मशीनरी ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और दूसरे पक्षों के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठक की है? देखिए, दूसरे पक्षों के साथ नहीं मगर पुलिस के साथ, क्योंकि पुलिस का प्रिपेयर्डनेस इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, ये कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में है, ये पूरे मुंबई में हर गली सड़क में नहीं नाइट लाइफ का होगा। ये जो जहाँ पर लोग ऑलरेडी जाते हैं, जैसे नरीमन पॉइंट है, काला घोड़ा है, बीकेसी है, जहाँ ऑलरेडी इस प्रकार के रेस्टोरेंट्स है, जहाँ पर ऑलरेडी लोग जाते हैं, वहाँ पर ये सोचा जा रहा है, वहाँ पर ये प्रस्ताव दिया है। तो और स्वाभाविक तौर से ऐसे एरिया में और भी पुलिस की गश्त बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उसको एक सिस्टमाइज किया जाएगा। जो ऑलरेडी कुछ एरियाज में चल रहा है उसको एक सिस्टमाइज किया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप बढ़ेगा। पुलिस पर्सनल भी डिप्यूट किए जाएंगे, उनको भी ट्रेनिंग मिलेगी। तो पुलिस इस पर पूरा विचार करेगी, सरकार विचार करेगी। सरकार ने इसको एक तत्वता जिसे कहते हैं वो मतलब देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने ये आइडिया उनको पसंद आई है और उन्होंने कहा है कि इस पर सरकार उसका प्रावधान करेगी। जी, सरकार प्रावधान करेगी। लेकिन रेखा जी, इन सब प्रावधानों के बीच में भी एक बहुत बड़ी जो समस्या आने वाली है, जिसके बारे में भी शायद सरकार सोच रही होगी, कि जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, वो जब निकलेंगे तो लेबर जो लॉ है वो क्या कहता है, वो कितनी सुरक्षा मुहैया कराने में मददगार होगा और उसकी यहाँ पर कितनी चर्चा होनी लाजमी है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया मीना जी। अगर हम इसकी बात करें कि जो लेबर लॉज इसके अंदर कहाँ पर इंक्लूड करती हैं, तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है उसके अंदर जो वर्कमैन है, यानी कि जो लोग काम करते हैं, उनके बारे के अंदर भी कायदे कानून दे रखे हैं कि भाई कितने घंटों की जो शिफ्ट है, एक वर्कर जो है या एक वर्कमैन जो वहाँ पे काम करता है उससे कितने घंटों की आप शिफ्ट करवा सकते हैं। तो लिहाजा अगर इस तरह की नाइट लाइफ को अगर मंजूरी दे दी जाती है फडणवीस गवर्नमेंट के तहत, और पूरी रात अगर ये
होटल्स और रेस्टोरेंट्स जो काम करते हैं, तो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट जो है वो भी बीच के अंदर आएगा। और अगर ये डबल शिफ्ट की जो मंजूरी है, जैसे कुछ फैक्ट्रीज हैं वहां पर भी डबल शिफ्ट चलती है, जो एक शिफ्ट खत्म हुई, 8 घंटे की शिफ्ट है वो खत्म हुई, उसके बाद में उन वर्कर्स को छुट्टी दे दी जाती है और उसके बाद में जो दूसरी शिफ्ट है यानी कि उनके लिए एक नया दिन स्टार्ट हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर ये एस्टैब्लिशमेंट शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट के जितने भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको अगर पूरा करने के अंदर फडणवीस गवर्नमेंट, बॉम्बे की सरकार इस बात को मंजूरी देती है, तो जो भी वर्कर्स इन दुकानों के अंदर काम करते हैं, जैसे कोई सेल्समैन है या जैसे कोई बार के अंदर जो वेटर्स वगैरह काम करते हैं या मैनेजर्स हैं, उन सबके भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि वही जो शिफ्ट है वो पूरी रात चलती रहेगी। एक सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होएगी जहां पर एक शिफ्ट 8 घंटे की खत्म हो जाती है तो दूसरी शिफ्ट स्टार्ट होती है, उनके लिए एक नया दिन शुरू हो जाएगा। परंतु जैसे मैंने पहले भी ये कहा था मीना जी, मेरे लिए अगर एक वकील की हैसियत से पूछे या अगर एक आम नागरिक की हैसियत से पूछे, तो दोनों तरीके से मेरे को लगता है कि सबसे पहले जो हमको देखना है इस डिस्कशन के अंदर कि क्या ये जो नाइट लाइफ जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं, या बॉम्बे के लोग कभी सोते नहीं, बॉम्बे का शहर कभी सोता ही नहीं, पूरी रात जागता है, शो मस्ट गो ऑन, क्योंकि ये फिल्मी दुनिया की एक नगरी है। तो सबसे पहले जो हमको देखना है नेसेसिटी देखनी है कि क्या इस चीज़ की हमारे बम्बई को या किसी भी शहर को हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर, क्या हमारा देश इतना ज़्यादा उस लेवल तक पहुँच चुका है कि जहाँ पर अगर नाइट लाइफ किसी भी नागरिक को, किसी भी सिटीजन को अगर पूरी रात नहीं मिलती है तो क्या उसका भी क्या फंडामेंटल राइट है वो उसे छीन लिया जाता है? हर नागरिक का यह अधिकार है कि वो अपनी जिंदगी को जैसे चाहे वो जिए, यानी कि एंटरटेनमेंट भी जो है वो हर इंडियन सिटीजन का राइट है कि वो क्लेम करे कि मैं एंटरटेनमेंट चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि रेस्टोरेंट्स खुले रहे, मैं चाहता हूँ कि पब्स खुले रहे। पर उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करते हैं या अगर हम कोर्ट्स की बात करते हैं कि जैसे हमारे, क्योंकि मैं वकील हूँ तो मैं एक कानूनी उस नज़रिए से बात करूँ, तो और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा बैकलॉग है। अगर कोर्ट्स की बात करें तो लाखों करोड़ों केसेस हैं जो इसलिए पूरे नहीं होते क्योंकि कोर्ट की जो एक शिफ्ट है वो 4 बजे खत्म हो जाती है। 10 बजे कोर्ट अदालत स्टार्ट होती है, 4 बजे खत्म हो जाती है। नाइट कोर्ट्स नहीं होती है, बहुत कम जगह है जब नाइट कोर्ट्स बैठी थी। बहुत ज्यादा ऐसे पेटी पेटी केसेस जो होते हैं लाइसेंसिंग के, जैसे किसी ने गाड़ी का कुछ एक्सीडेंट कर दिया या कोई स्मॉल वायलेशन कर दी, ट्रैफिक की वायलेशन, तो उन लोगों के जो केसेस जो थे पेंडिंग थे तो उनके लिए एक इससे लाइसेंसिंग कोर्ट बनी थी। पर जो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे देश के अंदर, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या अगर हम दिल्ली की बात करते हैं कि कोई भी शहर की जो गवर्नमेंट हो, कम से कम अपनी प्रायोरिटी को, अपने उस मकसद को राइट करे और अच्छे पॉजिटिव चीज के लिए उसको यूज करे। आपके मुताबिक सरकार को इतनी ऊर्जा इस दिशा में लगाने की जरूरत नहीं है। मनोरंजन के साधनों में और मनोरंजन के लिए, किसी के एंटरटेनमेंट के लिए इतनी ताकत सरकार लगाए, इसकी बजाय सरकार की अपनी प्राथमिकताएं जो दूसरी बुनियादी रूप से जरूरी है उस तरफ ध्यान दे। आऊंगी आपके पास वरिजा, लेकिन चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से एक कॉलर है हमारे साथ, लगातार इस कार्यक्रम को देखते हैं और अपनी राय रखते हैं। जी बताइए चंद्र प्रकाश जी। मीना जी नमस्ते। जी नमस्ते। मेरे विचार में तब जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, आदित्य ठाकरे मुंबई को शिवाजी की संस्कृति की बजाय अब संस्कृति में धकेलना चाहते हैं। मुंबई में अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह ने क्या बाला साहेब आ जाते हैं तो जरूर दुखी होते हैं। मेरे ख्याल में प्रोग्रेस के नाम पर गंद परोसा जाएगा। आदित्य ठाकरे को सिर्फ युवाओं की चिंता करनी चाहिए, समय से पहले बाला साहेब ना बने, ये राय है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी। आप जिस तरह से सोचते हैं, देश के बहुत सारा एक बड़ा वर्ग है जो इसी तरह से सोचता है और इसीलिए चर्चा हो रही है, क्योंकि बात सिर्फ मुंबई की नहीं है। चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि मुंबई के बाद क्या दिल्ली में भी इस तरह की नाइट लाइफ हो, उसके बाद दूसरे महानगरों में भी क्या इस तरह की कानून व्यवस्था, कानूनी रूप से मान्यता मिलेगी। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि शुरुआत मुंबई से अगर होती है तो पूरे देश पे उसका असर होने वाला है। वारिजा, ये जो सवाल है, ये जो चिंता है एक आम भारतीय की, एक आम जनमानस की, उसको लगता है कि कुछ एक विशेष वर्ग के या फिर उन सक्षम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए पूरे समाज को प्रदूषित करने की जरूरत नहीं है। ये अपना अपना सोचने का नज़रिया है, लेकिन मैं इस नज़रिए से नहीं देखती। इसको प्रदूषित शब्द आप नहीं यूज़ कर सकते। एक वो माइंडसेट है कि अगर आप बॉलीवुड के बारे में बात करें या फैशन के बारे में बात करें या एंटरटेनमेंट के बारे में बात करें, एक वो माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत है। वो कंजर्वेटिव माइंडसेट, आज आप अपनी बेटी को एक्ट्रेस नहीं बनाना चाहते क्योंकि आप एक कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से हैं, लेकिन
आई थिंक एवरी इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में एक अच्छा और एक बुरा पहलू होता है, ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है। ये अच्छे और बुरे की बात ही नहीं है, यहाँ पे दोनों को ही एक्सपोज होते हैं। अच्छे और बुरे की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, एक आम आदमी और जिस तरह से रेखा जी बात कर रही हैं यहाँ पे, वरिजा समझना ये चाहते हैं कि किसी के एंटरटेनमेंट पे जितनी ऊर्जा लगाने की कोशिश सरकार कर रही है या आगे की सरकारें करने जाएंगी, अगर इस तरह का कदम उठाया जाता है, क्या सरकारों की प्राथमिकता ये होनी चाहिए या फिर दूसरे बुनियादी जो समाधान के रास्ते हैं उनकी दिशा में बढ़ना चाहिए? मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अभिषेक कुमार गया से एक कॉलर है हमारे साथ, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी अभिषेक बताइए। हेलो जी बताइए जल्दी से। हेलो अभिषेक बताइए, अपनी बात को रखिए, टीवी का वॉल्यूम कम करिए। मैं कहना चाहता हूँ आदित्य ठाकरे ने ऐसा क्या कह दिया है, कहीं सहूलियत देने के बजाय हम आतंकवादियों को मौका ना दे दें रात में अटैक करने के लिए। रात हमेशा शांति के लिए होता है, और इस तरह से करके पुलिस बल एक्स्ट्रा रिसोर्सेज गवर्नमेंट का लगाने के बाद आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। के गौतम साहब, जिस तरह से कॉलर ने कहा है, आपको लगता है कि, और ये हकीकत है क्योंकि सिर्फ मुंबई तक खत्म नहीं रहने वाला है, अगर मुंबई में शुरुआत होती है, बात अभी से होने लग गई है कि क्या दिल्ली भी उसी दिशा में बढ़ेगा, क्या उसके बाद दूसरे महानगर भी इसी दिशा में आगे जाएंगे? मैं नहीं समझता कि बॉम्बे और दिल्ली या और महानगर एक ही विचार और सोच के हो सकते हैं। जी बॉम्बे में हजारों लाखों लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है, हजारों लोग और एंटरटेनमेंट से जुड़े हैं, जी हजारों लोग तमाम तरह की बड़ी बड़ी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। मेरा ये कहना है कि वहाँ खाना खाने का कम से कम इंतजाम ऐसा हो कि लोग बात कर सकें, बाकी चीज़ें जो हैं अगर जो गलत लगती हैं उनको रोक दिया जाए। जी नहीं, लेकिन सवाल ये है कि अगर ड्रिंक होता है उसके बाद उस गाड़ी वो कैसे जाएगा, ड्राइव देखिए उसका एक कानून हो सकता है कि जो ड्रिंक करेगा बाहर लोग होंगे उसको गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं होगी। जी या तो ड्राइवर लेके आएंगे जी, या वहां रहेंगे या टैक्सी से जाएंगे। ये तो कुछ पाबंदियां लगानी पड़ेंगी, और पाबंदी लगने के बाद ऐसा नहीं हो सकता, उससे डर जाते हैं लोग। लेकिन ये पेचीदगी वाला है अभी। देखिए पेचीदगी तो हर चीज में है, लेकिन मुंबई में चूंकि जनता तैयार है, वहां आज की बात नहीं है, वहां 50 सैकड़ों साल से ये चल रहा है, तो इसलिए वहां का माइंड सेट भी है। वहां इस बात से कोई बड़े क्राइम भी नहीं हुए हैं, क्राइम तो सब जगह हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉम्बे में इस वजह से कोई क्राइम हो गए हों। जी तो वहां अगर व्यवस्था पुलिस करती है, सरकार करती है, तभी इजाजत दे। अगर सरकार हाथ खड़ी करती है, कहती है होटल वाली अरेंजमेंट करें, इससे बेहतर तो ये कि उसकी इजाजत नहीं दी जाए, क्योंकि सुरक्षा का काम होटल वाले नहीं कर सकते। सुरक्षा के बाद ये भी मुद्दा है कि लोग वहां से निकल के जाएंगे 3 बजे 4 बजे, और अगर शराब की गाड़ी चलाएंगे तो लोग मार डालेंगे। तो वो अरेंजमेंट भी शुरुआत में तो बहुत सख्ती से करना होगा, फिर आदत पड़ जाएगी। लोग जान जाएंगे कि अब किसी भी हालत में आपने शराब पी हुई है, अगर कोई पकड़े जाए तो उनकी गाड़ी भी जब्त कर ली जाए, उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाए, और हैवी जुर्माने किए जाएं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख या जेल में। बाकायदा सरकार को चौतरफा तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए। आसान नहीं है कि सिर्फ ये कह दिया जाए कि फैसला ले लिया है, होटल एसोसिएशंस पे छोड़ दिया जाए। राजीव छत्तीसगढ़ से एक कॉलर है मेरे साथ, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाती हूँ, उसके बाद प्रोफेसर मनीषा जी आपके पास आऊंगी। जी राजीव जल्दी से बताइए। जी मैम यही कह रहे कि हेलो जी जल्दी से अपनी बात को रखिए राजीव, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। सुरक्षा सभी को करना चाहिए। जी होना चाहिए। मनीषा जी, बहुत सारी उम्मीदें बन जाएगी अगर ये फैसला होता है। आपके मुताबिक फडणवीस सरकार ये फैसला लेने जा रही है, तो बहुत सारी उम्मीदें होंगी, बहुत सारी परीक्षाएं होंगी सरकार की। सिर्फ एक फैसला नहीं है जिसको अगर लगा दिया गया है, वो ले लिया गया है, उसके बाद एंटरटेनमेंट की दुनिया के या वो लोग जो इस तरह से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं होगा। कानून व्यवस्था को अपना काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना काम करना है, और उसके साथ साथ जो लोग, जो कर्मचारी हैं, वो एक दूसरा पहलू है। हेलो जी बताइए मनीषा जी। हाँ देखिए ये एक बहुत बड़ा विषय है, और काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी बड़ी यंत्रणा इसमें इन्वॉल्व होगी। सबसे ज़्यादा तो टूरिज्म को बढ़ावा देना है, और रेवेन्यू, स्टेट को रेवेन्यू भी उस पर उत्पन्न होगा, और पुलिस यंत्रणा को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से
इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफी होगा। मनीषा जब, जी, ये तो काफी आपको सारे जानकारी कैमरे, है ना, पिछली लगेंगे, सरकारों ने, सीसीटीवी, मनीषा जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। कांग्रेस की सरकार के वक्त भी कितनी हाँ। सारी परेशानियां हुई, कहिए। सरकार ने अपना फैसला वापस लिया, उन सब की तो आपको जानकारी है। जब कांग्रेस की सरकार के सामने मुश्किलें आई, आपकी शिवसेना बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने बाकायदा इसकी शुरुआत की थी। तो ये जो बदलते वक्त की जरूरत के मुताबिक आपके सुर बदले हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं ये अच्छा है, लेकिन ये अच्छा कैसे होगा क्योंकि पुलिस की संख्या कम है। जी नहीं, सुनिए, क्योंकि पिछली बार जो इस प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन करने की बात की तो उसमें कोई ब्लूप्रिंट नहीं बनाया, कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, कोई होमवर्क नहीं था। तो इस बार देखिए, ये पब्लिक की भी मांग है और बदलते जमाने के साथ अगर लोग बदलना चाहते हैं, पार्टी भी इस प्रकार का सोचती है, सभी की अगर इस प्रकार की मांग है, तो मेरे ख्याल से और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, रेवेन्यू के लिए जी, और इसमें रेवेन्यू एक सुरक्षा बहुत का मुद्दा बड़ा सबसे राजस्व अहम होगा सरकार के लिए। राजस्व एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरी बात सुनिए जी, पहले महिला सिर्फ मीना जी देखिए, पहले महिला नाइट शिफ्ट में, जैसे कोई नर्सेज हो, जर्नलिस्ट हो, ये नाइट शिफ्ट में काम करती थी। अभी बीपीओज में महिला जाती हैं, बीपीओज में काम करती है, तो उनकी अपनी व्हीकल्स उनको ड्रॉप करती हैं। तो ये अपने आप जब महिला नाइट शिफ्ट में काम करती है तो उसके साथ उनके जो लेबर लॉज है, उनके लिए जो प्रावधान करनी पड़ती है, वो अपने आप ही बढ़ जाता है। यहाँ पे तो सिर्फ तो मेरे महिलाओं ख्याल की से ये सुरक्षा बहुत ही मुद्दा अच्छा ही नहीं है मूव होगा। मनीषा जी। इसमें- मनीषा जी, सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा नहीं है यहाँ पे, तो अगर ड्रिंक करके नहीं, कोई मैं पुरुष बात भी बता निकलता रही है। हूँ। जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। देवेश कुमार अलीगढ़ से एक कॉलर है मेरे साथ, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीषा जी, आती हूँ आपके पास। देवेश जी बताइए। देवेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइए, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे थे। संपर्क कट गया है। वापस आती हूँ मनीषा जी, आप पूरी करिए अपनी बात को। हाँ, देखिए, अब आपने जो किसी ने मुद्दा रेज किया कि लोग ड्रिंक करेंगे, ड्रिंक करके ड्राइविंग करेंगे और अपघात बढ़ेगा। देखिए, अभी आप मुंबई में ट्रैफिक पुलिस इतनी चौकन्ना हो गई है और ड्रंकन ड्राइविंग पर इतने कड़े से कड़े कदम उठा रही है, तो अभी लोग एस्कॉर्ट लोग भी चौकन्ने हो गए, क्योंकि अगर जो ड्रिंक करके अपनी कार चलाना चाहते हैं वो एक ड्राइवर को एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो नेचुरली ये ड्राइवर की भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इसमें लोगों को काम मिलता है। जो सामान्य लोग हैं, जो चाय वाले हैं, जो ड्राइवर्स हैं, रिक्शा वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, जो सामान्य केमिस्ट की दुकानें हो, दूध की दुकानें हो, ये सभी भी खुली रहेंगी, तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा स्टेट के लिए। और नेचुरली अब देखिए कि मुंबई में ट्रैफिक पुलिस इतनी चौकन्नी है, कोई अगर ड्रंक ड्राइविंग के लिए, जैसे आप 31st के लिए कितने लोग अब अलर्ट होने लगे, पीपल आर अवॉइडिंग टू गो ड्रिंक ड्राइविंग। तो मेरे ख्याल से इसमें और भी इसमें यंत्रणा बढ़ेगी। जी, बने रहिए आप मेरे साथ। विशाल ग्वालियर से एक कॉलर हैं, विश्व, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विश्व, बताइए। मैं जानना चाह रहा हूँ मैडम, जिस 24 घंटे पब खोलने की सरकार जो अनुमति दे रही है। जी बताइए। मैं जानना चाह रहा हूँ मैडम, ये 24 घंटे पब खोलने की जो अनुमति दे रहे हैं मैडम। हेलो, सुन रहे हैं विश्व जी, बताइए, पूरी करिए अपनी बात को। हाँ, मैं कह रहा हूँ सरकार ने जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, मतलब यंग जनरेशन को नशे में धकेलने की कोशिश की जा रही है। यदि नेट में इतने पहले जो नियम थे उसी के हिसाब से उनको मौका मिलना चाहिए। अब 24 घंटे पब खुले रहेंगे, यंग जनरेशन दारू के डूब जाएगी। पंजाब में टेक्स्ट में पूरी जनरेशन खराब हो गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व जी, आपकी जो चिंता है, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि दरअसल कितनी तो जरूरत है और समाज इसको किस रूप में लेगा, कितना तैयार है। ये फैसला हो जाता है तो उसके बाद कितनी चिंताएं बढ़ेंगी। जिस तरह आपकी चिंता है के गौतम साहब, ये चिंता एक बड़े वर्ग की है। इस चिंता के समाधान सरकार के पास होंगे क्या? उस दिशा में भी कोई काम होगा क्या? उस दिशा में कोई काम होने की जरूरत भी है? हाँ, जरूरत है। मैं भी इस बात से चिंतित हूँ कि अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकारों को शराब का और तंबाकू गुटखा का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आम लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ है। तो अगर रेस्टोरेंट या होटल्स हैं जहाँ खाना खाया जा सकता है, या कुछ ऐसे लोग हैं वहाँ विस्की पी सकते हैं, लेकिन ये पब जो है ये तो पूरा एक बर्बादी का ठिकाना है।
इसको तो अगर नए जाए दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है मेरे विचार से। लेकिन होटल्स होने चाहिए, रेस्टोरेंट्स होने चाहिए, वहाँ लोग एंजॉय करना चाहे एंजॉय करें, तो उनमें सुरक्षा भी रहेगी। पब तो छोटे छोटे हॉल लेके लोग शुरू कर देते हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता और वहाँ सस्ते की वजह से लोग जाते हैं और सिवाय शराब पी के, और मेरे ख्याल से वहाँ वो भीड़ जाती है। तो जितना राजस्व सरकार का बढ़ेगा उससे ज्यादा वो छोटे छोटे जो लोकेशंस पे इस तरह के पब खोलने वाले लोग हैं उनके लिए आमदनी का जरिया बढ़ेगा और वो इस तरह की चीजों से अपराध की तरफ भी शायद आपके मुताबिक। मेरा तो यही अनुरोध है जी कि अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जगह हैं या अच्छे होटल्स हैं या व्यवस्थित मीडियम होटल्स भी हैं, उनको इजाजत दी जाए अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहाँ ये अरेंजमेंट किए जाए पुलिस के। लेकिन अगर ये पब और छोटे छोटे बार और छोटी जो दुकानों पर अगर ये शुरू कर दिया तो फिर उसका कोई अंत नहीं होगा और वो समाज भी खराब होगा, अनियंत्रित भी होगा और अपराध भी बढ़ेगा। इसलिए बहुत सोच समझ के पहले तो परमिशन दी जाए और जहां जहां परमिशन दी जाए वहां पूरे इंतजामात किए जाएं, उसकी गारंटी ले पुलिस, सरकार गारंटी ले कि हम वहाँ कोई ऐसा काम नहीं होने देंगे। तो ये जरूरी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्व बढ़ाने के लिए किया जाए। और मेरे ख्याल से राजस्व की कोई ऐसी समस्या भी बॉम्बे जैसी जगह में नहीं है, लेकिन उतना राजस्व लें जहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको ही परमिशन दें अगर देना है तो। जी प्रोफेसर मनीषा, आपको सहमति नजर नहीं आ रही है गौतम साहब की बातों से? हाँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है। जी बोलिए 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 मनीषा जी। हेलो मनीषा जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप गौतम साहब जी जो जिस तरह की चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं कि सारे पहलुओं पर सरकार को सोच समझकर ये फैसला लेना होगा, क्या उतनी तैयारी मुंबई की, महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने की है? क्या आपने उन सब पहलुओं पे चिंताएं की हैं? क्या उनके समाधान के रास्ते निकले हैं? ये सारी जो चिंताएं हैं, इन सब के मद्देनजर ही ब्लूप्रिंट तैयार होता है आगे का। क्या उसके लिए सरकार तैयार है या फिर सिर्फ फैसला ले लेना है? देखिए, प्रस्ताव रखा है, प्रस्ताव के ऊपर एक पॉजिटिव एटीट्यूड सीएम ने दिखाया है और कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करने से पहले सिर्फ मांग हुई है और तुरंत कल के कल हो गया, इस पर बहुत सारा विचार विनिमय होगा। प्रिपेयर्डनेस पुलिस की क्या है, सरकार की क्या है, बीएमसी है, ये सब और अलग अलग जो ठीक है। एजेंसीज हैं जो सरकार चलाती हैं जी, तो इन सबका प्रिपेयर्डनेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको उस सारे विषय को मद्देनजर रखते हुए ये सब प्रपोजल पास होगा। जी, चेन्नई से दीपक एक कॉलर है हमारे साथ, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी दीपक बताइए। हेलो, हाय मैडम। जी जी हेलो, बताइए। मैं इतना बोलना चाहता हूँ, हम यंग लोगों की जो भी तकलीफें हैं हम अपने आप देख लेंगे। एक आम इंसान रात को 9 बजे तक काम करता है, उसके बाद में वो कहाँ जाएगा? जी, आप 11 बजे सारा बंद कर देते हैं, उसके बाद में वो इंसान क्या करेगा? जी ठीक है, सेफ्टी एक अलग चीज है, लेकिन जो अभी डीएसपी साहब ने बोला कि अच्छी जगहों पे, तो एकदम उनकी बात करेक्ट, बट ये नहीं है कि आप 9 बजे 11 बजे 12 बजे तक सब बंद कर दें। प्लीज हमें अपनी लाइफ जीने दें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। एक बड़ा वर्ग है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कम से कम आपने चेन्नई से अगर हमारा कार्यक्रम देखकर फोन किया है तो हम समझ सकते हैं कि इस देश की जनता जो है वो इस कार्यक्रम को तो देखती ही है, इस कार्यक्रम के मुद्दों को पसंद भी करती है। और रेखा जी, ये जो बड़ा वर्ग है जो ये पैरवी कर रहा है कि भैया हमें छोड़ दीजिए, हमें जीने दीजिए, 9 बजे तक हम काम करते हैं, उसके बाद हमारा जो हक है जीने का, चाहे उसकी तमाम जो दलीलें हैं आपकी तरफ से या गौतम साहब देंगे या एक बड़ा वर्ग जो पुरातन सोच वाला है वो देगा, लेकिन उसके बीच में इनकी भी अपना जीवन है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और जो आपके कॉलर ने कहा वो युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा संविधान है भारत का, वो कहीं पर भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि जो बुजुर्ग लोग हैं या जो युवा लोग हैं या जैसे हम, आपने कहा कि पुरातन सोच के लोग हैं। प्रोग्रेसिव सोच हम सबको लानी है, देश को आगे करना है, विकसित करना है, परंतु सिर्फ एक सवाल रह जाता है कि कौन सी चीज़ है जिसको हम प्राथमिकता दें और कौन सी चीज़ है जो अवॉइडेबल है। तो जहाँ पर आपके कॉलर ने कहा कि हम रात को 9 बजे जब अपना काम खत्म करके आते हैं तो हम कहाँ जाएं, तो वो कहाँ जाए एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि वो कहाँ जाए। ज़रूरी नहीं कि वो ऐसे युवा पीढ़ी
कोई पब में जाए, उसको कोई नेसेसिटी नहीं है कि वो पब में जाके ही अपने एंटरटेनमेंट करे। वो एंटरटेनमेंट करने का, मनोरंजन करने के और भी कई जरिए हो सकते हैं। जैसे फिर आप बात करिए, अगर हम सिनेमा हॉल की बात करते हैं, जो रात का जो लास्ट नाइट शो होता है 12 बजे के बाद में, उसके बाद में शो नहीं होता है, तो कल तो आप ये मान करेंगे कि जी पूरी जो सिनेमा हॉल्स है वो भी पूरी रात खुले होने चाहिए, सारी जो कोर्ट्स है वो भी पूरी रात खुली होनी चाहिए, पूरी जो स्कूल्स हैं, हर इंस्टीट्यूशन जो है वो पूरी रात खुली होनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई पीढ़ी या कोई ना कोई वर्ग सोसाइटी का ऐसा है जिसको शायद उसकी जरूरत है। यानी जैसे युवा पीढ़ी को जरूरत है कि जो कहते हैं उनका डे स्टार्ट्स नाउ, अपना काम खत्म करने के बाद उनका दिन वापस शुरू हो जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल उनको भी जीने का अधिकार है। परंतु मेरा कहने का सिर्फ मतलब मीना जी ये है कि मैं कहीं पर भी मनोरंजन के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं उतनी पुरातन सोच रखती कि मैं सोचती हूँ कि जो शराब पीता है वो गलत आदमी है, या जो पब में जो जाता है वो गलत है, या जो डिस्को में जाता है वो गलत है। युवा पीढ़ियों को मनोरंजन की जरूरत है, हमारे देश को आगे विकसित भी होना है, हमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक भी आना है, और सबको अपने जीवन को जीने का अधिकार है संविधान के दायरे के तहत। तो कहां पर हम वो चेक्स एंड बैलेंसेस को लागू करके ये एक आइडियल सिचुएशन को लाने की कोशिश करें जहां पे किसी का भी अधिकार मनोरंजन का चला ना जाए, परंतु साथ साथ जो देश की जो कार्य करने का जो तरीका है हमारी पुलिस फोर्स का या और भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है, उसके ऊपर इतना बड़ा बोझ ना पड़ जाए कि हम अपनी प्राथमिकताओं को भूल जाएं और सिर्फ एक मनोरंजन करने की उसके दौड़ धूप के अंदर कि हमारी युवा पीढ़ी रात को कहां जाए, वो उनको कोई पब नहीं मिलता जाने के लिए, ये हमारी सोच जो है वो गलत है। जी रेखा जी, हमारे जो पीसीआर डायरेक्टर हैं उनकी जो पत्नी है वो मुंबई में रहती हैं और वो यहाँ रहते हैं। उनका कहना है कि रात को 9-10 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद हम ब्रेड पकोड़ा कहाँ खाएं अगर हमको ठीक से होटल में खाना खाने को नहीं मिलेगा। खैर मैं उनको सुनूंगी, इस बात पे आगे बढ़ूं उससे पहले सुनील जबलपुर से एक कॉलर है हमारे साथ, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सुनील बताइए। जी नमस्कार। जी नमस्ते। फोकस न्यूज को सबसे पहले तो बधाई, एक अच्छा मुद्दा आपने उठाया। जी धन्यवाद सर। दूसरा, सभी पैनलिस्ट अपने अपने विचार बहुत शानदार तरीके से रख रहे हैं और मैं सहमत हूँ कि निश्चित रूप से मुंबई एक महानगर है और वहाँ पर ऐसी एक रिक्वायरमेंट हो सकती है। मैं रेखा जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या पुलिस फोर्स के ऊपर में बहुत ज्यादा दबाव, जैसे आप कह चुके हैं इस बारे में अभी, नहीं पड़ेगा क्या, और क्या उसके लिए कोई प्रावधान हमारे सरकार को नहीं करना चाहिए कि उनके भी कुछ वर्किंग आवर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो? धन्यवाद। जी रेखा नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा आपके कॉलर ने कि अगर जब पुलिस फोर्स के ऊपर वाकई के अंदर दबाव पड़ेगा, और जो अगर जैसे मैंने साथ साथ ये भी बात करी थी कि डबल शिफ्ट लाने की जरूरत पड़ जाएगी, अगर अल्टीमेटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हाँ हमें अपने जो एंटरटेनमेंट के जो जरिए हैं ये पब्स और रेस्टोरेंट्स को पूरी रात खोल लें, तो फैक्ट्रीज एक्ट, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट एंड पुलिस के जो रिफॉर्म्स है उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें एक ऐसा सिचुएशन को जो इवॉल्व करना पड़ेगा जहां पर हम सबकी जो ज़रूरतें हैं उनको भी पूरी कर सके, पर साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर भी जो है वो ध्यान में रखना ज़रूरी है। और अगर पुलिस फोर्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो लिहाजा वही जो पुलिस कर्मी जो दिन में काम कर रहा है उसको रात को काम करने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो उसके जो ड्यूटीज है उसके अगेंस्ट जाएगा। तो एक सेकंड शिफ्ट के अंदर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उनको एक अपनी पुलिस फोर्स रात के लिए तैयार करनी पड़ेगी, जो रात के अंदर सड़कों के ऊपर चौकन्ना होकर ये ध्यान रखती है कि कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहीं पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रही, कोई ड्रंकन ड्राइविंग तो नहीं कर रहा, कहीं पे कोई रेस्टोरेंट के बाहर शराब पी के कोई दंगा तो नहीं कर रहा, औरतें जो है वो सेफ है कि नहीं, औरतों ही नहीं साथ साथ पुरुष भी सेफ है कि नहीं, क्राइम रेट तो नहीं बढ़ रहा, कोई नशे के उसमें धुत होके अपनी गाड़ी को जो पेवमेंट के ऊपर जो सो रहा है व्यक्ति आम आदमी उसके ऊपर तो नहीं चढ़ा रहा। तो सब चीजों को हमको एक बैलेंस करके देखना पड़ेगा। जी, एक बहुत बड़ी दलील ये दी जाती है जब इस विषय पे चर्चा होती है, चाहे कैमरे के सामने या कैमरे के पीछे, कि भाई दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहां पर ये सब कुछ होता है, लेकिन उन देशों में किस तरह से ट्रैफिक डिसिप्लिन होता है, उन देशों में किस तरह से रात को 9 बजने के बाद जो वहां की प्रशासनिक मशीनरी है वो कैसे काम करती है, लोग कितना डिसिप्लिन में रहते हैं, वो भी दरअसल सोचने समझने और उससे सीखने की जरूरत है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 24 घंटे रेस्टोरेंट और बार को खुले रखने का ये प्रस्ताव कितना सही है, कितना गलत, इस पर अभी काफी चर्चा होनी बाकी है, क्योंकि डांस बार की तरह से इस बार के कदम को भी दूरगामी परिणाम होने स्वाभाविक है। कुछ समय पहले दिल्ली में भी कनॉट प्लेस और कुछ दूसरे बड़े बाजारों को आधी रात तक खोलने का फैसला किया गया था, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर वो प्रस्ताव भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मुंबई के लोग और वहां के पब मालिक इस बात के लिए तैयार हैं या फिर सब कुछ पुलिस के भरोसे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि एक फैसला समाज पर काफी बड़ा असर डालता है।
लिहाजा आने वाले दिनों में भी ये चर्चा जारी रहेगी, बहस होती रहेगी और महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर सबकी नजरें भी रहेगी। बहरहाल फोकस न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।